हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया हैं। आज का जो वीडियो है अगेन वो है कुमाऊं यूनिवर्सिटी बी एड सेमेस्टर 4 B404 इंक्लूजन इन स्कूल एजुकेशन यूनिट 2। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन। एंड टॉपिक जो आज का है हमारा है वो टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल एजुकेशनल नीड्स, जिसमें फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, मल्टीपल ये चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक के साथ यानी आज के वीडियो में आपका जो टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ हैं वो भी कवर हो जाएगा। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अपने सारे डाउट्स आप क्लियर करिएगा। कहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले लेकिन मैं कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोज़ को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा, क्योंकि टाइम टू टाइम हम बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आते रहते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ की। सो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स विद फिजिकल डिसेबिलिटीज़ की, तो होता क्या, जब भी हमारे माइंड में चीज़ आती है, जब भी ये वर्ड आता है तो हमें ऐसा लगता है कि भाई वो पर्सन जो मूव नहीं कर सकता या इधर उधर नहीं जा रहा है, या वो पर्सन जो व्हील चेयर पर है। तो जनरली क्या होता है कि इनको ये कहा जाता है कि दे कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड कि व्हील चेयर पर या फिर अदर मोबिलिटी डिवाइस अगर वो यूज़ कर रहे हैं। सम लिमिटेशंस में बी वेरी सीवियर एंड नोटिसेबल। जनरली तो क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप नोटिस नहीं कर पाते, और कुछ चीज़ें ऐसी सीवियर होती हैं कि आप उनको नोटिस कर लेते हैं कि दैट पर्सन इज़ विद द फिजिकल डिसेबिलिटी, वाइल अदर आर ऑलमोस्ट हिडन एंड नॉन अपेरेंट। तो यानी कि वो जो चीज़ें नहीं दिखती जो मैंने अभी आपको बताया। द मोस्ट कॉमन बैरियर टू एकेडमिक सक्सेस ऑफ फॉर अ पर्सन विद द फिजिकल डिसेबिलिटी इज एक्सेस। तो यहाँ पे इसका मतलब सिंपल सा है कि जो ऐसे बच्चे होते हैं, ऐसा चाइल्ड है, उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बैरियर होता है एकेडमिक में वो होता है एक्सेस। एक्सेस का मतलब कि पहुँच। अब यहाँ पर होता है क्या कि अगर आपने उसको क्लासरूम ऐसे बिल्डिंग में दे दी है जहाँ पर वो टोटली एक्सेस नहीं कर सकता, रैंप नहीं है बल्कि स्टेयर्स हैं, तो स्टेयर्स पे व्हील चेयर तो जा नहीं सकती। दूसरी चीज़ ये कि ऐसी जो लिमिटेशंस हैं, यानी कि ये जो कंडीशन है ये करती है उसको प्रिवेंट करती है फ्रॉम टेकिंग नोट्स। तो भाई वो क्लास अटेंड नहीं करेगा तो नोट्स भी उसको नहीं मिलेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और भी लिखी है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं विद फिजिकल डिसेबिलिटीज़ वो टिपिकली बहुत नॉलेजेबल होते हैं। उनको दोनों चीज़ें पता होती हैं। उनको पता होता है कि उनकी लिमिटेशन क्या है, उनकी एबिलिटीज़ क्या है, और वो ज़्यादातर केसेस में क्या करते हैं, अपनी जो नीड्स या प्रॉब्लम्स हैं वो लोगों को बताते हैं, और कुछ केसेस में वो नहीं भी बताते हैं। सो अगर टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ की बात करी जाए तो यहाँ पे है एक पहले पॉइंट पे आपका व्हील चेयर यूज़र्स। तो जो व्हील चेयर यूज़ कर रहे हैं। एम्प्यूटीज़ वो होते हैं जिनके लिम्ब रिमूव कर दिए गए होते हैं, उनके पैर में कोई प्रॉब्लम है जिससे कि डिजीज़ पूरी बॉडी में ना फैले तो उसको रिमूव कर दिया जाता है। दैन स्पीच इम्पेयरमेंट, जो लोग नहीं बोल पाते हैं प्रॉपरली, उनकी टंग में कोई प्रॉब्लम होती है, या फिर आप कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन सिस्टम जो उनकी बॉडी का है वो प्रॉपर नहीं होता, वो नहीं प्रॉपरली बोल पाते हैं या अटक के बोलते हैं, तो दैट इज़ स्पीच इम्पेयरमेंट्स का पार्ट है। देन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, तो इसमें क्या होता है, जो मसल्स होती हैं उनमें डिफिशिएंसी होती है। आप कह सकते हैं डिसेबिलिटी की वजह जो होती है मसल्स होती है, यानी कि उनमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होती है। एंड नेक्स्ट आता है आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो इसमें क्या होता है कि ये आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है, यानी कि नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम होती है। एंड वी ऑल नो कि जो नर्वस सिस्टम है वो कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही हमारे ब्रेन के साथ कम्युनिकेट करता है। तो अगर नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली जो बॉडी पार्ट्स हैं हमारे बहुत सारे वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएंगे। सम लिमिटेशन ऑफ स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटीज़ आर। अब बात आती है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो कि फिजिकली डिसेबल्ड है उनकी लिमिटेशंस क्या है। डिफ़िकल्टी इन राइटिंग सच एज क्लास नोट्स और एंड ऑन एग्ज़ाम्स। तो क्लास नोट्स नहीं बना पाएंगे, वो एग्ज़ाम्स में नहीं लिख पाएंगे। सिटिंग इन अ स्टैंडर्ड डेस्क, ये भी उनकी एक लिमिटेशन है कि वो प्रॉपर मतलब जो स्टैंडर्ड डेस्क होती है स्कूल की या कॉलेज की, उसमें उन्हें बैठने में प्रॉब्लम होती है, वो नहीं बैठ पाते हैं। पार्टिसिपेटिंग इन लैब्स वेयर लैब टेबल एंड इक्विपमेंट आर हार्ड टू रीच। तो कई बार ऐसा होता है कि जब वो लैब में जाते हैं तो वहाँ पे भी जो लैब इक्विपमेंट्स हैं, टेबल्स हैं, उस पर वो काम नहीं कर पाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम होती है अगेन, क्योंकि अगर वो पर्सन व्हील चेयर पर चल रहा है तो ऑब्वियसली बहुत रेयर, बहुत कम जगह ऐसा होता है जहाँ पर व्हील चेयर एक्सेसिबल बसेस हों, वरना अदरवाइज़ उसके लिए स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम करना पड़ेगा। देन क्लासरूम और बिल्डिंग दैट आर नॉट व्हील चेयर एक्सेसिबल। तो आप देखेंगे आज की डेट में मैक्सिमम स्कूल्स या शॉपिंग मॉल्स में क्या होता है, रैम्प बना होता है। तो रैम्प में क्या होता है, व्हील चेयर ईजिली चढ़ जाती है, लेकिन पहले क्या होता था वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टेयर्स होती थी। तो स्टेयर्स पे व्हील चेयर लेके जाना बहुत ही मुश्किल है, इम्पॉसिबल एक टाइप से। तो वहाँ पर ये बच्चे जो हैं वो नहीं पहुँच पाते हैं। अब अगर बात करी जाए पॉसिबल एकोमोडेशन की, तो इसका मतलब जो है वो ये है कि क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो रीलोकेटिंग क्लास और लैब टू एन एक्सेसिबल बिल्डिंग स्पेस, यानी कि आप ऐसी जगह रीलोकेट कर सकते हैं क्लास को या फिर लैब को जो कि ईजिली एक्सेसिबल हो, यानी कि बंदा वहाँ पहुँच सके। ऑडियो रिकॉर्डर्स और नोट मेकिंग असिस्टेंट्स, तो भाई ऑडियो रिकॉर्डर भी यूज़ करे जा सकते हैं और उनको यूज़ करके भी बंदा नोट्स ले सकता है। ऐसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना
एक एग्जांपल दूँ कि ऐसा नहीं कि जो डिसेबल्ड हैं वही, कई बार ऐसा भी होता है कि आप लोग अगर क्लासरूम में बैठे हैं और टीचर आता है बहुत जल्दी जल्दी आपको नोट्स डिक्टेट करके चला जाता है, तो उस केस में आप ये कर सकते हैं कि आप वहाँ पे भी ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो जो ये डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए ये चीज़ हेल्पफुल रहेगी। देन एसेसिबल सीटिंग और टेबल इन द क्लासरूम, उनके लिए जो सीटिंग या जो भी टेबल्स हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए जिससे कि वो ईजिली वहाँ पे बैठ पाएँ। स्क्राइब और स्कैंट्रॉन्स और ऐसे एग्ज़ाम्स, तो इसमें क्या होता है, स्क्राइब का जो मतलब होता है वो होता है कि भाई जब आप एग्ज़ाम लिख रहे हैं तो आप एक पर्सन को लेके जाते हैं और आप उसे डिक्टेट करते हैं और वो लिखता है। स्कैंट्रॉन्स का मतलब वो मशीन्स होती हैं जो जनरली OMR शीट्स के लिए यूज़ होती हैं स्कैन करने के लिए। तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि OMR के थ्रू भी एग्ज़ाम्स जो है वो कंडक्ट किया जा सकता है डिसेबल्ड बच्चों के लिए। और ऐसे एग्ज़ाम्स तो फिर आपको ऑलरेडी पता है कि इसमें एसेस के फॉर्म में जो है उसका इवैल्यूएशन होगा। देन एडिशनल टाइम फॉर कंप्लीटिंग टास्क, साथ ही साथ ऐसे बच्चों को एडिशनल टाइम दिया जाना चाहिए बिकॉज ऑब्वियसली ये स्लो होते हैं, तो यहाँ पर उनको टाइम जो है कॉम्पनसेट किया जाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स विद मेंटल हेल्थ डिसेबिलिटीज़ की। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेंटल हेल्थ डिसेबिलिटी में नॉट बी एपरेंट। एपरेंट का मतलब नॉट मतलब क्लियरली विजिबल एक्चुअली, तो उसका मतलब हो जाता है कि नॉट क्लियरली विजिबल, कि ज़रूरी नहीं है कि आपको उसकी डिसेबिलिटीज़ दिखें, बट दे कैन हैव ड्रामेटिक इम्पैक्ट। लेकिन इनका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है इंटरपर्सनल एज वेल एज स्कूल बिहेवियर के ऊपर, और इससे उनकी जो लर्निंग प्रोसेस होती है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। दीज डिसेबिलिटीज़ कवर अ वाइड रेंज ऑफ कंडीशन दैट मे बी क्रोनिक और रीअकरिंग। तो ये क्रोनिक भी हो सकता है, रीअकरिंग भी हो सकता है। सब यहाँ पे जो ये क्रोनिक है, क्रोनिक का मतलब होता है लॉन्ग टर्म, तो यानी कि ऐसी बीमारी जो बहुत लंबे टाइम से, और रीअकरिंग का मतलब जो बार बार हो रही है, मतलब सही हो जा रही है फिर हो रही है। विद अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट मैनी मेंटल हेल्थ रिलेटेड डिसेबिलिटीज़ कैन बी इफेक्टिवली कंट्रोल्ड और इम्प्रूव्ड। तो अगर रेगुलर उसको हेल्थ मतलब रेगुलर उसको ट्रीटमेंट मिल रहा है तो वो उस पर्सन की जो भी डिसेबिलिटीज़ हैं रिलेटेड विद मेंटल इलनेस, तो वो क्या हो सकती है, कंट्रोल हो सकती है, फिर इंप्रूव हो सकती है। हाउ एवर ट्रीटमेंट विच ऑफन कंबाइंस मेडिकेशन एंड साइकोथेरेपी एंड मे इफेक्टिवली स्टॉप acute symptom or halt the downward spiral in some individuals, sometimes causes additional limitation as result of prescribed medication। तो कई बार ऐसा भी होता है कि भाई जो उसकी मेडिकेशंस होते हैं यानी मेडिसिन चल रही होती है उसकी वजह से भी कई बार लिमिटेशंस जो है वो क्रिएट वहाँ पे हो जाती हैं। सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ मेंटल हेल्थ डिसेबिलिटीज़ आर मेजर डिप्रेशन, तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि डिप्रेशन हो जाता है। देन बाइपोलर डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर में यानी कि स्प्लिट पर्सनैलिटी टाइप आप समझ सकते हैं कि ऐसा कुछ हो जाता है, बंदा कुछ और सोचने लगता है। सीवियर एंजाइटी डिसऑर्डर, स्लीप डिसऑर्डर, नींद नहीं आएगी। ईटिंग डिसऑर्डर, भूख नहीं लगेगी। दैन सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर, तो वहाँ पे उसे किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस से भी डिसऑर्डर हो सकता है। अब ईटिंग डिसऑर्डर में ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा खाने लग जाए और कम भी खाने लगे, मतलब कुछ भी हो सकता है। देन एकेडमिक डिफ़िकल्टीज़ कैन इंक्लूड, अब उसमें उसकी पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम जो आएगी वो क्या आएगा, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम होगी, वो फोकस नहीं कर पाएगा या कर पाएगी। कॉग्निटिव शॉर्ट टर्म मेमोरी डिफ़िकल्टी, गजनी मूवी आपने देखी होगी, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस था वहाँ पे, तो वो कॉग्निटिव था। देन डिस्ट्रैक्टेबिलिटी, तो इसमें क्या होता है, बंदा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो क्यों, अब वो सेम चीज़ है कि कंसंट्रेशन नहीं यानी फोकस नहीं है तो डिस्ट्रैक्ट होगा, यानी कि कभी उसका ध्यान यहाँ होगा कभी वहाँ होगा, इन शॉर्ट ध्यान उसका भटकता रहेगा। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट वो पर्सन टाइम नहीं मैनेज कर पाएगा, डिटरमाइन नहीं कर पाएगा कि कैसे काम करना है प्रॉपर वे में। इम्पल्सिवनेस, यानी कि कहीं ना कहीं उसके अंदर प्रॉब्लम होगी, उसका जो बिहेवियर है वो ट्रिगर करेगा, मतलब उसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाएगा, कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाएगा। देन फ्लक्चुएटिंग स्टेमिना कॉजिंग क्लास एब्सेंस, तो उसका जो स्टेमिना है फ्लक्चुएटिंग होगा, क्लास एब्सेंस होगी अगेन कंसंट्रेशन की वजह से, यानी जैसे आप कहते हैं कई बार होता है आप किसी और थॉट में होता है, टीचर आपसे कहता है कि बेटा दिन में सपने देख रहे हो, डे ड्रीमिंग जिसे हम कहते हैं, तो इस टाइप का वहाँ पे होगा। तो ऐसे ही आपका इरिटेबिलिटी है, इसका मतलब कि बंदा इरिटेटेड रहेगा, चिड़चिड़ा रहेगा। फीलिंग ऑफ फियर एंड एनजाइटी अबाउट एग्जामिनेशन, तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं एग्ज़ाम्स को लेकर एनजाइटी होगी, डर भी उसे लगेगा और कहीं ना कहीं वो एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म भी नहीं करेगा। देन एकोमोडेशन कैन इंक्लूड, अब इसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, कैसे सही कर सकते हैं। तो पहली चीज़ प्रेफरेंशियल सीटिंग नियर डोर, प्रेफरेंशियल सीटिंग नियर डोर का मतलब कि उसको जो आप प्रेफरेंस देंगे उसको बैठाएंगे और डोर के पास बैठाएंगे, दरवाजे के पास। प्री अरेंज्ड और फ्रीक्वेंट ब्रेक्स का मतलब कि आप पहले से ही डिटरमाइन करके चलेंगे कि कितनी फ्रीक्वेंसी के ब्रेक्स आपको देने, यानी कितनी बार आप रेस्ट जो है प्रोवाइड करेंगे ताकि वो बच्चा स्टेमिना रीगेन कर सके और फोकस्ड रहे। ऑडियो रिकॉर्डर्स, नोट टेकिंग असिस्टेंस, तो अगेन यहाँ पे ऑडियो रिकॉर्डर्स आप प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर इनकरेज कर सकते हैं कि वो बच्चे जो है ऑडियो रिकॉर्डर्स लेके बैठें ताकि वो आपके नोट्स को रिकॉर्ड कर सकें। और नोट टेकिंग असिस्टेंस भी सेम चीज़ है, जस्ट लाइक दैट कि ये भी एक AI बेस्ड प्रोडक्ट ही है
जो आपके सारे नोट्स जो है रिकॉर्ड कर लेता है, या आप ये कह सकते हैं कि जैसे फ़ोन में फंक्शन होता है स्पीच टू टेक्स्ट, कि आप बोलते हैं और वो क्या करता है, लिख देता है। तो वैसे ही जो नोट टेकिंग असिस्टेंट्स होते हैं, ये भी क्या होता है, एक टाइप का सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करेगा, टीचर या लेक्चरर जो भी चीज़ें बोल रहा है उसको ये नोट के फॉर्म में रिकॉर्ड कर देगा, मतलब कि लिख देगा। देन टेक्स्ट असाइनमेंट्स इन ऑल्टरनेट फॉर्म्स, तो यहाँ पे ये भी एक तरीका है कि आप अल्टरनेट फॉर्म में उनको असाइनमेंट्स दे सकते हैं करने के लिए। पर्सनल एंड प्राइवेट फीडबैक, पर्सनल एंड प्राइवेट फीडबैक भी अगेन हेल्पफुल रहेगा बहुत ज़्यादा यहाँ पे, जिसमें कि पर्सनली आप उस बच्चे को फीडबैक दीजिए या उससे फीडबैक लीजिए। देन परमिट यूज़ ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, यहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को यूज़ करना आप परमिट कर सकते हैं। एक्सटेंडेड टेस्ट टेकिंग टाइम, अगेन टाइम ज़्यादा देना है, क्योंकि दीज टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स में रिक्वायर लॉन्गर टाइम एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल वन, तो आपको उनको टाइम देना पड़ेगा। सेपरेट क्वाइट रूम फॉर टेस्टिंग, और साथ ही साथ अगर उनका टेस्ट लेना है तो उसके लिए एक सेपरेट और शांत जो है वो रूम होना चाहिए। अब बात आती है स्टूडेंट्स विद सोशल डिसेबिलिटी की। यहाँ पे स्टूडेंट्स विद सोशल डिसेबिलिटी हमने लास्ट कुछ वीडियोस में भी डिस्कस किया था सोशल डिसेबिलिटीज़ के बारे में। इसका मतलब होता है ऐसे बच्चे जो क्या होता है कि वो सोसाइटी के साथ घुल मिल नहीं पाते, जैसे कि टीचर्स के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, या आप कह सकते हैं क्लासमेट्स के साथ नहीं मिल पा रहे हैं, वो सारी चीज़ें। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सोशल डिसेबिलिटीज़ आर नॉट कन्फाइंड टू स्कूल और वर्क। सो इनका जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ स्कूल या आपके वर्क पे इफेक्ट नहीं डालता, बल्कि वो लाइफ के और जो फेजेज़ हैं या पॉइंट्स हैं वहाँ पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। Many areas of life are affected, including the role of person with social disability in their family, relationship with friends, non-academic functioning such as sports or dancing, self-esteem, self-confidence to handle daily situation। यानी कि वो बच्चा सिर्फ पढ़ाई में ही वीक नहीं हुआ, बल्कि उसकी जो रिलेशनशिप है विद फैमिली, विद फ्रेंड्स, या नॉन एकेडमिक फंक्शनिंग है, जैसे कि वो डांस हो गया या कोई भी मतलब कल्चरल एक्टिविटी हो गई स्कूल में, कॉलेज में, वहाँ पर भी इम्पैक्ट डालेगा। सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और उसके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा टू हैंडल डेली सिचुएशन, यानी उसके माइंड में हमेशा चलता रहेगा कि क्या मैं कर पाऊँगा, क्या मैं नहीं कर पाऊँगा, काइंड ऑफ थिंग। इंडिविजुअल्स हु हैव सोशल डिसेबिलिटी में बी लेस ऑब्जर्वेंट इन देयर सोशल एनवायरनमेंट। तो नॉर्मली यही होगा कि सोशल एनवायरनमेंट में आप उनको कम ही ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे। मैनी मिस इंटरप्रेट द सोशल बिहेवियर ऑफ अदर्स एट टाइम एंड मे नॉट बी एबल टू लर्न ईजिली फ्रॉम एक्सपीरियंसेस और सोशल क्यूज एज देयर फ्रेंड्स। तो होता क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा जो बच्चे हैं विद सोशल डिसेबिलिटीज़ वो क्या करेंगे, मिस इंटरप्रेट करेंगे चीज़ें। मिस इंटरप्रेट का मतलब कि वो चीज़ों को गलत तरीके से समझेंगे। उनको अगर लगेगा कि हो सकता है सामने वाला कुछ बोल रहा है और सही से बोल रहा है, बट उनको ऐसा लगेगा कि ये कुछ गलत बोल रहा है या मेरे ऊपर ऐसा कमेंट कर रहा है, एक्सप्रेस कुछ भी, मतलब वो कुछ भी उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो एक पॉइंट लिखा है कि वो ज़्यादा इजी तरीके से नहीं समझ पाएंगे थ्रू एक्सपीरियंसेस या सोशल क्लू। तो ये जो सोशल क्लू होता है इसका मतलब होता है कि जो एक्सप्रेशंस होते हैं लोगों के, यानी कि फेस, वर्बल, नॉन वर्बल, कुछ भी हो सकता है। तो जो नॉर्मल बच्चा होगा या नॉर्मल इंसान होता है वो क्या करता है, जब सोसाइटी में जाता है, लोगों के साथ मिलता है, तो वो ये देखता है कि लोगों के एक्सप्रेशंस क्या हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, किस टोन में बोल रहे हैं, तो उससे वो बहुत सारी चीज़ें डिटरमाइन करता है और एक्सपीरियंसेस से सीखता है। लेकिन सोशली डिसेबल्ड जो बच्चा होगा उसके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो इन चीज़ों से नहीं सीख पाएगा एज़ कम्पेयर टू देयर फ्रेंड या हिज और हर फ्रेंड। वाइल सीकिंग एक्सेप्टेंस देयर ईगरनेस मे कॉज देम टू ट्राई टू हार्ड इन इनअप्रोप्रिएट वेज। तो ऐसा भी होगा कि जो उसके अंदर एक ईगरनेस होगी एक्सेप्टेंस की, कि लोग मुझे एक्सेप्ट करें एंड ऑल, तो वो कहीं ना कहीं जो है उसको इनअप्रोप्रिएट वे में रिएक्ट करने पे भी मजबूर कर सकती है, या हो सकता है कि वो इनअप्रोप्रिएट तरीके से रिएक्ट करे। कॉमन बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इंडिविजुअल विद सोशल डिसेबिलिटी की, कैसे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके, तो यहाँ पे इनएबिलिटी टू इंटरप्रेट एनवायरनमेंट एंड सोशल क्यूज, तो वो चीज़ों को इंटरप्रेट या समझ नहीं पाएगा। पुअर जजमेंट, लिटिल थॉट अबाउट लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस, लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस वो समझ नहीं पाएगा, उसके माइंड में बहुत ही थोड़े यानी कि बहुत ही कम थॉट्स होंगे, जजमेंट अच्छा नहीं होगा। पुअर इम्पल्स कंट्रोल, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, उसको हो सकता है कि गुस्सा बहुत जल्दी आए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नीड फॉर इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। तो इसमें क्या होता है, ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है प्लेजर जनरली। तो यहाँ पर उसके माइंड में चल रहा होगा कि कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस, कोई भी चीज़ें, कोई भी इवेंट हो रहा है तो उससे उसको इमीडिएट प्लेजर मिले, यानी कि आप ये कह सकते हैं इन शॉर्ट कि उसके अंदर जो पेशेंस लेवल है वो भी क्या होगा, थोड़ा कम होगा। इनएबिलिटी टू सेट रियलिस्टिक प्रायोरिटीज़ एंड गोल्स, तो वो अपने गोल्स को, प्रायोरिटीज़ को सेट नहीं कर पाएगा। इनअप्रोप्रिएट कंक्लूजन ड्यू टू डिफिशिएंट रीजनिंग एबिलिटी, अब क्योंकि रीजनिंग एबिलिटी नहीं है तो ऑब्वियसली जो कंक्लूजन्स होंगे या जो रिजल्ट वो ड्रॉ करेगा वो भी क्या होंगे, कहीं ना कहीं डिफिशिएंट होंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि उनमें कमियां होंगी। इलॉजिकल रीज़न फॉर एक्शन, वो कोई भी एक्शन लेगा तो इलॉजिकल रीजंस देगा अगर आप उससे क्वेश्चनिंग कर लेंगे। इनएबिलिटी टू डेवलप मीनिंगफुल रिलेशनशिप विद अदर, तो लोगों के साथ वो मीनिंगफुल रिलेशनशिप जो है वो नहीं डेवलप कर पाएगा। इमेच्योर एंड बॉसी बिहेवियर, उसका जो
बिहेवियर है वो पहली चीज़ इमेच्योर होगा, हो सकता है कि वो बहुत ही बचपनों वाली हरकतें करे, और ऐसा भी हो सकता है कि बॉसी बिहेवियर हो। बॉसी बिहेवियर का मतलब कि वो डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। देन लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस रिजल्टिंग इन डिसरप्टिव बिहेवियर। फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस नहीं होगा। फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस का मतलब कि जो चिड़चिड़ापना होता है ना, तो उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, टॉलरेट नहीं कर पाएगा, इग्नोर नहीं कर पाएगा, और इससे क्या होगा, उसका जो बिहेवियर होगा वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रप्टिव हो जाएगा, या फिर ऐसा हो जाएगा कि जो कि दूसरों के लिए भी हार्मफुल है और उसके खुद के लिए भी हार्मफुल है। Direct instruction in social skill training is highly recommended to help individuals with learning disability to cope with their innate lack of social perception। तो ऐसी सिचुएशन में डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ सोशल स्किल्स एंड ट्रेनिंग ही उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। प्रोफेशनल हेल्प फ्रॉम वेराइटी ऑफ डिसिप्लिन्स ऑन एन ऑन गोइंग बेसिस में भी नेसेसरी, और यहाँ पे प्रोफेशनल हेल्प जो है वो उसके लिए नेसेसरी होगी, या फिर आप कह सकते हैं कि वही चीज़ उसको सपोर्ट कर सकती है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स विद इमोशनल डिसेबिलिटीज़ की। तो यहाँ पे द इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट आइडिया इज फेडरल लॉ दैट स्पेसिफाइज इमोशनल डिस्टर्बेंस एज वन ऑफ द 13 कैटेगरी ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज। तो यहाँ पे जो आपका ये आइडिया है, यानी कि इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट, इसमें 13 कैटेगरीज में से एक कैटेगरी जो है वो इमोशनल डिस्टर्बेंस वाली भी है, कि अगर इमोशनली डिस्टर्ब्ड है कोई पर्सन तो वो भी इस कैटेगरी में फॉल करेगा, कि उसको भी स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज जो है वो मिलेंगी। इमोशनल डिस्टर्बेंस इज ऑल्सो नोन एज सीरियस इमोशनल डिस्टर्बेंस, इसको SED भी बोला जाता है, और इमोशनल बिहेवियरल डिसेबिलिटी यानी EBD भी बोला जाता है। बाय आइडिया डेफिनेशन, एन इमोशनल डिस्टर्बेंस इज अ कंडीशन इन विच अ चाइल्ड एग्जिबिट्स वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड टू अ मार्क्ड डिग्री दैट एडवर्सली अफेक्ट चाइल्ड्स एजुकेशनल परफॉर्मेंस। यानी कि जो ये डेफिनेशन है कहती है कि भाई इनमें से कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक जो है बच्चे में दिखेगा और बहुत लंबे टाइम तक दिखेगा, जिससे कि उसकी एजुकेशनल परफॉर्मेंस जो है वो ख़राब हो जाएगी। अब ये पॉइंट्स क्या हैं? तो पॉइंट्स में आता है आपका इमोशनली डिस्टर्ब्ड चिल्ड्रन हैव एन इनएबिलिटी टू लर्न दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय इंटेलेक्चुअल, सेंसरी और हेल्थ फैक्टर। तो उनके साथ क्या होता है, जो इमोशनली डिस्टर्ब्ड बच्चे होते हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम होती है कि उनके अंदर जो इनएबिलिटी टू लर्न होती है, यानी कि जो चीज़ें नहीं सीख पा रहे होते हैं उनको एक्सप्लेन नहीं करा सकता, ना तो आप इंटेलेक्चुअली कर सकते हैं, ना सेंसरी उसमें पार्ट होता है, ना ही उसमें हेल्थ फैक्टर्स होते हैं। दे मे बी अनएबल टू डेवलप एंड कीप अप्रोप्रिएट सेटिस्फैक्टरी सोशल रिलेशनशिप विद फैमिली, पीयर एंड एडल्ट इन द स्कूल सिस्टम। दे मे हैव अ परवेसिव मूड ऑफ अनहैप्पीनेस और डिप्रेशन। तो ये परवेसिव मूड ऑफ अनहैप्पीनेस एंड डिप्रेशन का मतलब, परवेसिव का जो मतलब होता है वो होता है रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल, या फिर आप कह सकते हैं विच प्रिवेल्स एट ऑल लेवल, हर एक जगह पर, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे, वाइडर टर्म पे उनका जो मूड होता है वो हमेशा क्या होता है, अनहैप्पी या डिप्रेस्ड ही रहता है। दे मे बी इंक्लाइंड टू डेवलप नेगेटिव फिजिकल सिम्टम और फियर रिलेटेड टू पर्सनल और स्कूल प्रॉब्लम। तो उनके अंदर क्या होगा, इंक्लिनेशन होगा, वो क्या करेंगे, हमेशा डर में रहेंगे। अब वो डर कुछ भी हो सकता है, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स को लेके भी हो सकता है, और इवन स्कूल प्रॉब्लम्स को लेके भी हो सकता है। सो बात कर लेते हैं स्टूडेंट विद मल्टीपल डिसेबिलिटी की, और इससे आप समझ गए होंगे कि ऐसा बच्चा जिसके अंदर एक से ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ हैं, और यहाँ पे लिखा भी है साफ कि ऑब्वियसली इससे आप यही समझ रहे हैं कि एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी अगर किसी के अंदर है। सो आइडिया के हिसाब से, यानी कि जो आपका इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट है, इसके हिसाब से कहता है कि इसका टेक्निकल मीनिंग ज़्यादा है। मल्टीपल डिसेबिलिटी कहता है कि इज़ अ डिसेबिलिटी कैटेगरी अंडर आइडिया एज यू माइट एक्सपेक्ट चिल्ड्रन विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ हैव 2 और मोर डिसेबलिंग कंडीशंस दैट अफेक्ट लर्निंग और अदर इंपॉर्टेंट लाइफ फंक्शन। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, ये भी वही कह रहा है कि एक से ज़्यादा उसके अंदर डिसेबिलिटीज़ हैं और वो उसकी लर्निंग और लाइफ फंक्शंस को अफेक्ट कर रहा है, बस, और कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं हुआ। द टर्म मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ जनरल एंड ब्रॉड, फ्रॉम द टर्म यू कांट टेल हाउ मेनी डिसेबिलिटीज़ आ चाइल्ड हैज़। तो ये कहता है कि भाई जो मल्टीपल डिसेबिलिटी है तो जनरल और ब्रॉड टर्म है, लेकिन इसके थ्रू आप कभी ये नहीं बता सकते कि इस बच्चे के अंदर कितनी डिसेबिलिटीज़ है, विच डिसेबिलिटीज़ आर इन्वॉल्व और हाउ सीवियर ईच डिसेबिलिटी इज़। तो यहाँ पे ये भी नहीं आप बता सकते हैं कि भाई कितनी जो डिसेबिलिटी है, कौन सी डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, या क्या टाइप किस टाइप की डिसेबिलिटी है, और अगर वो डिसेबिलिटी है भी तो कितनी सीवियर डिसेबिलिटी है, यानी कि कितनी ज़्यादा आप कह सकते हैं उसका इम्पैक्ट उस पर्टिकुलर बच्चे पे है। मैनी कॉम्बिनेशन ऑफ डिसेबिलिटीज़ आर पॉसिबल, फॉर एग्जाम्पल one child with multiple disabilities may have intellectual disability and deafness, another child may have cerebral palsy and autism। तो ये कहता है कि भाई जो बच्चे हैं उनमें एक से ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं, कॉम्बिनेशन हो सकता है, जैसे कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकता है मेंटल डिस्टर्बेंस हो सकता है, डेफनेस हो, उसको सुनाई कम पड़ता हो। सेम वे में एक बच्चे में सेरिब्रल प्लासी वाली जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है, और उसके साथ ऑटिज्म भी हो सकता है, और इसके बारे में हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था, जो कि आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जहाँ पे आप डिटेल में जान सकते हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम्स क्या हैं।
सो अगर इवोल्यूशन प्रोसेस की बात करी जाए तो ये कॉमन है सारी की सारी डिसेबिलिटीज़ के लिए कि कैसे उस बच्चे को आप इवेल्यूएट करोगे। तो यहाँ पे लिखा है कि इन डेप्थ इवेल्यूएशन जो होना चाहिए बच्चे का, और वो भी पेरेंटल कंसेंट के बाद, यानी अपने उसके जो पेरेंट्स हैं उनसे उनकी रजामंदी ले ली हो। बिफोर एनी सर्विसेज और सपोर्ट में बी प्रोवाइडेड अंडर आइडिया। तो ये जो एक्ट है ये भी ये कहता है कि भाई पेरेंट्स से पहले परमिशन लो, उसके बाद कोई सपोर्ट या कुछ भी अगर आपको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तभी आप करा पाएंगे। दिस इवेल्यूएशन इज़ फ्री ऑफ चार्ज टू फैमिलीज़। और ये जो इवेल्यूएशन है ये फ्री ऑफ चार्ज है, इसका कोई चार्ज नहीं है। इट्स पर्पज़ इज़ टू गैदर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है डिटेल में, किस चीज़ के लिए, द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ चाइल्ड्स डिसेबिलिटी, कि वो नेचर यानी कि किस टाइप की डिसेबिलिटी है और कितने लेवल तक है उस बच्चे में, द एजुकेशनल और डेवलपमेंटल नीड्स रिजल्टिंग फ्रॉम दोज डिसेबिलिटीज़, और साथ ही साथ उन डिसेबिलिटीज़ की वजह से उसकी एजुकेशनल या डेवलपमेंटल नीड्स क्या है ये जानना भी इसका ऑब्जेक्टिव है। With information from evaluation, parents and involved professional can then work together to decide what services and support the child will receive given his or her individual needs। और उसके बाद क्या होता है, जो प्रोफेशनल्स हैं, पेरेंट्स हैं, ये सब लोग मिलकर एक साथ काम करते हैं और फिर डिसाइड होता है कि उस बच्चे को किस टाइप का सपोर्ट चाहिए, किस टाइप की उसकी इंडिविजुअल नीड्स हैं। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।